अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि एक और कंट्रोवर्सी भी कुछ दिन से चल रही थी। वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब ने सर एक इंटरव्यू दिया था 2 सहाफ़ियों को और उसमें उन्होंने अभी कुछ रोज़ पहले ये कहा कि जी मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनने का 8-10 दिन पहले ही शहबाज़ शरीफ साहब ने टेलीफ़ोन करके बता दिया था। लेकिन सर जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे और आप अपोज़िशन लीडर थे तो आखिरी दिन तक एक डिबेट थी और आपके ऊपर भी प्रेशर था सहाफ़ियों का और वज़ीर-ए-आज़म पर भी। तो आपने कई दफ़ा ये बात कही थी कि जी काकड़ साहब का नाम मैंने दिया है और आखिरी दिन तक आपने कहा था कि जी इनका नाम लास्ट मोमेंट पे आया है। तो सर हकीकत क्या है? काकड़ साहब सच कह रहे हैं या शहबाज शरीफ साहब या आपने कोट नहीं किया या नवाज शरीफ साहब को बताया नहीं गया? असल स्टोरी क्या है सर? मैंने 3 दिन पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब को नाम दिया था हुँ। और उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको अपने पास रखें, हम दोबारा मिलेंगे। 3 दिन के बाद मैं मिला, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने जो नाम दिए हैं उनमें से जो आपने फर्स्ट नंबर पे नाम है, हुँ, इस हुँ। पे मैं एग्री करता हूँ। मैंने कहा जी आपकी बड़ी मेहरबानी है। हुँ। उसके बाद हम दोनों ने उस पे एक प्रिंट था, उस पे सिग्नेचर किए और सिग्नेचर करने के बाद उनकी मेहरबानी है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की कि उन्होंने कहा कि आप जाके मीडिया पे अनाउंस करें ठीक। कि ये हमारा कैंडिडेट है। और हुँ। फिर आपने देखा, पूरी कौम ने देखा कि मैंने ही मीडिया पे अनाउंस किया था बिल्कुल, कि बिल्कुल। नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म, निगरान हुँ। वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, वो अनवारुल हक काकड़ नहीं साहब तो हैं। सर तो वो किस अब बिहाफ़ पे बाकी फिर कह रहे हैं कि मुझे 8-10 दिन पहले से पता था? शायद उन्हें किसी जगह पता चला हो, लेकिन मैंने जो मेरी और शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू है या बात है, वो मैंने आपको बता दी। ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। सर आखिरी सवाल, वैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से सर जो काफ़ी दिन से हियरिंग चल रही थी, आज उसका फैसला महफूज भी हो गया और सुनाया भी गया। तो सर क्विकली एक क्वेश्चन, क्योंकि हम इस पे डिटेल में अगले दिन प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। सर लेकिन वो जो फैसला आया है वो 10-5 से आया है, यानी 10 जजेस का फैसला आया है कि वो जो एक्ट है वो अपनी असल हालत में बरकरार रहेगा जो पार्लियामेंट ने मंजूर किया। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस ने जो पार्लियामेंट की हकमियत है या पार्लियामेंट हुँ। का फैसला है उसको तस्लीम किया है। तो ये बहुत खुशाइंद बात है और अगर इसी तरह पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम रही तो इंशाल्लाह जमहूरियत भी मजबूत होगी और जमहूरी इदारे भी मजबूत होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब, मुस्लिम लीग नून के सीमा। यकीनन अगले इलेक्शन से पहले इंतखाबी माहौल के लिए उनकी भी भरपूर तैयारी है और अपने कायद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से खासे पुरुमीद नजर आते हैं। राजा रियाज साहब, सर ये बताइएगा कि अभी कुछ दिन पहले ये बात पता चली थी कि मुस्लिम लीग नून अक्टूबर में भरपूर जलसे करेगी, मरियम साहिबा बाकी लोग लीड करेंगे, लेकिन अभी एकदम तब्दीली आई है कि नहीं, कुछ जलसे महदूद कर दिए जाएंगे। क्या सर कारकुनान नून लीग के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? वजह क्या है? इसके लिए जवाब ये दिया गया कि जी कुछ तवानाई की भी बचत करनी है, कुछ कारकुनों की एनर्जी भी बचानी है। असल वजह क्या है सर? इसमें मोहतरम बात यह है कि जब आप जलसा करते हैं, एक तो खर्च बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, हम्म। दूसरा बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने के लिए आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, लोगों की एनर्जी वेस्ट होती है। ये जलसे करने का प्लान मैं समझता हूँ कि गलत था। जलसों का नहीं रखना चाहिए था, डोर टू डोर और कंपेन करनी चाहिए थी, बैनर्स लगाने चाहिए थे, एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए थी। और अब मुस्लिम लीग नून ने दुरुस्त फैसला किया है कि लोगों की एनर्जी वेस्ट ना किया जाए, हम्म। जलसों पे पैसे खर्च ना किए जाएं, बल्कि लोगों को इस चीज पे कायल किया जाए, मीडिया के जरिए डोर टू डोर कंपेन करके गली मोहल्लों में जो लोग हमारे हैं कारकुन, वो कायल करें कि हमने 21 तारीख को 4 बजे मीनार पाकिस्तान पहुंचना है। तो मेरा ख्याल है ये दुरुस्त फैसला किया गया है। इससे एक तो जो अखराजात है उनमें कमी आएगी, एक वही अखराजात जो है वो मीडिया के लिए, बैनर्स के लिए, होर्डिंग के लिए, स्टिकर्स के लिए और हमारे जो हम्म। कारकुन हैं उनको कन्वेंस देने के लिए, ये तमाम वो बुनियादी ज़रूरतें हैं जो जलसे में लोगों को पहुँचाने के लिए करनी पड़ती हैं। तो हम्म। वो उन पे अगर तवज्जो दी जाए तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर नतीजा निकलेगा। सर ये फरमाएगा कि नवाज शरीफ साहब अब वतन वापस आ रहे हैं, आपने खुद भी कहा कि उनके लिए भरपूर तैयारी हो रही है और लाखों का मजमा जमा किया जाएगा, लेकिन असल चैलेंज जो आपके सामने है या जमात के सामने है वो ये है कि जो 16 माह की कारकर्दगी थी
उसमें क्योंकि आप भी उस वक्त हुकूमत का हिस्सा रहे, अपोजिशन लीडर आप रहे, आपने खुद भी देखा कि जो फैसले करने पड़े बड़े मुश्किल थे। तो सर आखिर में कोई मईशत के हवाले से कोई प्लान, कोई स्ट्रैटेजी क्या नवाज शरीफ साहब वो लेकर आएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा फोकस मईशत होगा। दूसरा सर इसमें एक ज़िमनी सवाल ये भी कि जो 16 माह की हुकूमत रही उसमें आखिर नवाज शरीफ साहब वो मईशत के प्लान्स या चैलेंजेस के सलूशंस क्यों नहीं शेयर कर सके उस हुकूमत से जो पीडीएम की थी? मैं आपने ज़िमनी सवाल जो किया है उसका जी जी। पहले जवाब देता जी हूँ जरूर। कि इमरान खान की हुकूमत में इमरान खान ने तमाम अदारों का बेड़ा गर्क कर दिया था। चाहे वो मैशियत हो, चाहे वो हमारे ख़ारजा मुल्कों के साथ तल्लुकात हों, चाहे वो हमारा लॉ एंड ऑर्डर हो, दाखिला का मसला हो, तमाम अदारे बुरी तरह तबाह हो चुके थे और उसमें मेन किरदार इमरान खान था कि उसने कोई तवज्जो नहीं दी हुकूमत पर। वो सिर्फ़ एक पीरनी के हाथों नाचता रहा और इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, दरिया के पास नहीं जाना, पहाड़ों के पास नहीं जाना। जो वज़ीर-ए-आज़म इस किस्म के इत्तेहाद रखता उसने क्या अदारों में बेहतरी करनी है। तो बेड़ा गर्क था और मैं शहबाज शरीफ साहब को ये बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता तो आज 700-800 रुपए लीटर पेट्रोल होना था और आटा आज जो रेट है इससे 3 गुना महँगा होना था, हमारी कारखाने बंद हो जाने थे और बुरा हाल होना था। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी मेहनत करके और इसहाक डार साहब ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। अब आ गया मियाँ नवाज शरीफ इंशाल्लाह आएँगे। उन्होंने पहले भी 2-3 दफ़ा मुल्क को दोबारा पाँव पे खड़ा किया है। एटमी धमाके किए हैं, मोटरवेज़ बनाई हैं, बिजली के कारखाने लगाए हैं। वो काम किए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते और 2017 में मैशियत को उस जगह ले गए थे कि हम दुनिया की 24 पे नंबर पे आने वाले थे। लेकिन बदकिस्मती से ये एक अनाड़ी आ गया जिसको कोई तजुर्बा नहीं था, नहीं राजा साहब, जिसको लाया। सर कतई कलामी की माज़रत, अब आपने खुद ही कह दिया उनको लाया गया। सर मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि मियाँ साहब ने लंदन में ये बात की कि जी जो पुराने लोग हैं जिन्होंने मुझे निकाला सिस्टम से उनका एहतसाब होना चाहिए। डार साहब ने कहा जी एक ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए जो ये पूरा इन्वेस्टिगेट करे कि किस तरह 2011 के बाद से इमरान खान साहब को सियासत में इन किया गया और उनको फ्लोरिश किया गया, लेकिन उससे इंतकाम की बू भी नहीं आनी चाहिए। तो सर ये कैसे मुमकिन होगा कि आप ट्रुथ कमीशन या आपकी जमात ट्रुथ कमीशन भी बनाएगी और उसके बाद फिर उन लोगों का एहतसाब होगा? क्या आप उन लोगों पर हाथ डाल सकेंगे या कोई जमात उन लोगों पर हाथ डाल सकेगी? क्योंकि उन्हीं के कंधों पर बैठकर तो जमातें इक़्तिदार में आती हैं। ये हमारी पहली जो है वो मईशत पे है। गरीब आदमी का बिजली का बिल एक बड़ा मसला है। मैं नवाज शरीफ साहब को जब मिला था तो वो बिजली के बिलों की वजह से बहुत परेशान थे। गरीब आदमी का अपने बच्चों की फीस देने का मसला है, गरीब आदमी का दवाई का मसला है, गरीब आदमी के किराए का मसला है, गरीब आदमी के सुई गैस का मसला है, गरीब आदमी के रोज 2 वक्त की रोटी पकाना मुश्किल हो चुका है। इस वक्त मैं मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इंतकाम की सियासत को खुदा के लिए छोड़ दें, गरीब आदमी पर तवज्जो दें। गरीब आदमी की बात नवाज शरीफ साहब ने की है, यही हमारा एजेंडा है, इसी पे हमने काम करना है कि गरीब आदमी के घर में उसको रिलीफ मिले। उसके बाद जो आप बात कर रही हैं, अगर पाकिस्तान के अवाम चाहेंगे इस तरह के कोई साहब होना चाहिए और इस तरह का कोई एक्शन होना चाहिए, तो वो हमारी दूसरी तरजीह होगी और वो भी अवाम के कहने पे। पहली तरजीह मैं नवाज शरीफ साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, पूरी कौम से रिक्वेस्ट करूंगा, सारी सियासी जमातों से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए पहली तरजीह गरीब आदमी का जो घर है उसको बेहतर करने के लिए सब काम करें नहीं और दुरुस्त सब कह रहे हैं, मिलके बिल्कुल काम करें। पाकिस्तान के मफाद में होना चाहिए।